अब हम शुरू करते हैं 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 1.1 का दूसरा प्रश्न। यह प्रश्न है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q-1 या 6q-3 या 6q-5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो यहां पर हम सबसे पहले मान लेते हैं कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक है जो इस रूप का होगा को हम a से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि हमने दर्शाना है कि ये 6q-1 या 6q-3 या 6q-5 के रूप का होगा। अतः हम a और b बराबर है 6, क्योंकि यहाँ 6q-1 उस रूप का दर्शाना है तो b का मान हम 6 लेंगे। के लिए विभाजन a और b बराबर है 6 के लिए विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं और हम लिखते हैं a बराबर है 6q + r, क्योंकि a और b धनात्मक पूर्णांकों के ऊपर जब हम विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं जहां a बड़ा होता है b से, तो a को लिखा जाता है 6bq + r। लेकिन यहाँ b की जगह 6 है तो b का मान 6 आएगा। अब यहाँ r का मान कितना होगा? 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 6 से कम, तथा q भागफल है, r मतलब रिमाइंडर शेषफल है। तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि जब भाजक 6 होगा तो शेषफल 6 से छोटा होगा। जैसे मैंने यहाँ पर सबसे पहले 6 को 6 से भाग किया, क्योंकि इससे छोटी संख्या 5 को तो होगा नहीं इससे भाग, तो 6 से 6 को भाग करने पर शेषफल 0 आया। 7 को जब भाग करते हैं 6 से ही तो शेषफल 1 आता है। 8 को भाग करते हैं तो शेषफल 2 आता है। 9 को भाग करते हैं तो शेषफल 3 आता है। 10 को भाग करते हैं तो 4 आता है। जब 11 को भाग किया जाता है 6 से तो शेषफल 5 आता है। फिर 12 को भाग करने पर दोबारा शेषफल 0 प्राप्त हो गया। 13 को भाग करते हैं तो शेषफल 1 प्राप्त हो गया, जैसा कि पहले 7 को भाग किया था 6 से। तो आपने देखा कि शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, मतलब 0 से लेकर 5 तक ही हैं। इसलिए सभी संभव शेषफल जो होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, जो भाजक 6 से छोटे हैं, सभी 0 से लेकर 5 तक हैं। लेकिन ये भाजक 6 के लिए हैं, जो जहां लिखा है r का मतलब है रिमाइंडर या शेषफल। अब इसका अर्थ यह हुआ कि सभी संभावित शेषफल 0 से लेकर 5 तक होंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ a का मान a और 6 के ऊपर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया था, तो r की जगह हम 0 भरेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q-0। 6q जमा, जब r का मान 1 भरेंगे तो 6q-1, 6q-2, 6q-3, 6q-4, 6q-5। तो a इन रूपों का हो सकता है। लेकिन हमने तो 6 से धनात्मक विषम पूर्णांकों को भी भाग किया था, सम पूर्णांकों को भी भाग किया था, तभी ये सभी संभव शेषफल थे। क्योंकि हमने 6 से 7 को भी भाग किया था, 6 को भी किया था, सम संख्या को भी, विषम संख्या को भी, 8 को भी, 9 को भी, इस तरह से। लेकिन ये एक विषम पूर्णांक होना चाहिए। तो जब हम ये विषम पूर्णांक लेंगे तो यह 6q, 6q-2 या 6q-4 के रूप का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 6q एक सम संख्या है, 6 का गुणज है 6q, तो एक सम संख्या होगी। क्योंकि q कोई पूर्णांक है
और 6 के गुणज में आ रही है, धनात्मक पूर्णांक है, 6 के गुणज में आ रही है तो ये सम संख्या होगी। उसमें 2 जोड़ देते हैं, वो भी सम संख्या होगी। 6 क्यों जमा 4 भी एक सम संख्या होगी। तो इस रूप का तो विषम पूर्णांक है, इस रूप का तो होने वाला नहीं है क्योंकि ये सम संख्याएं हैं। अतः जो बच गए इसमें तो धनात्मक विषम पूर्णांक एक इस रूप का होगा। अब जो बच गए 6 क्यू जमा 1, 6 क्यू जमा 3, 6 क्यू जमा 5, इन रूपों का होगा। अब अगला प्रश्न करते हैं हम। प्रश्न नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा आप समझ लेते हैं एक रफ आकृति में। अब यहाँ आप देखते हैं रफ कार्य में लिखा है मैंने, तो यहाँ पर सबसे आगे जो क्रॉस के निशान लगाए हैं, मान लेते हैं ये आर्मी बैंड के सदस्य हैं और इनके पीछे चली हुई है जो आर्मी की टुकड़ी है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो स्तंभों की संख्या है वो नीचे को ऐसे ये स्तंभ हैं और इस ओर ये पंक्तियों की संख्या है। तो इन्होंने पूछा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, क्योंकि उनको समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। अब अधिकतम संख्या होने को तो वैसे यहां पर 2 स्तंभ भी हो सकते हैं, क्योंकि 2 से भी 32 को भाग हो जाएगा और 2 से 616 को भी भाग हो जाएगा। लेकिन जब यहां स्तंभों की संख्या 2 होगी तो पंक्तियों की संख्या फिर ज्यादा बनेगी, 16 बनेगी। इसी प्रकार 2 से यहां भाग हो जाएगा 616 को, तो पंक्तियों की संख्या फिर 308 बनेगी। लेकिन हमने ज्ञात करना है स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे दोनों मार्च कर सकते हैं। तो इसके लिए अधिकतम संख्या पूछी गई है, मतलब हम क्या ज्ञात करेंगे, 616 और 32 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि फैक्टर 616 और 32 के जो कॉमन फैक्टर हैं वो 1, 2 इस तरह से, 4 भी है, 4 से भी दोनों को भाग हो जाता है, 8 भी है, 8 से भी दोनों को भाग हो जाएगा। लेकिन बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है इनमें जिससे दोनों को भाग हो जाए, और वही स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी बराबर संख्या वाले स्तंभों में, क्योंकि मार्च करना है दोनों को, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी इन दोनों का HCF। तो परेड में सेना की टुकड़ी के सदस्यों की संख्या है 616, आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या है 32। दोनों सदस्यों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें वे मार्च कर सकते हैं बराबर है 616 और 32 का HCF होगा। अब यहाँ पर भी हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि 616 32 से बड़ा है, तो इसलिए हम चरण 1 में देखते हैं 616 बराबर है 32 गुणा 19 जमा 8। अब यहाँ पर जब आप 32 से 616 को भाग करते हैं तो भागफल 19 प्राप्त होगा और शेषफल 8 प्राप्त होगा। तो आप देख रहे हैं कि शेषफल 8 जो है 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम अगले चरण की ओर चलेंगे और उसमें अब हम इस पिछले भाजक को शेषफल 8 से भाग करेंगे। अब चरण 2 में 32 बराबर 8 गुणा 4 जमा 0। अब 8 से जब 32 को भाग किया
तो भागफल 4 प्राप्त हुआ और शेषफल 0 प्राप्त हो गया। क्योंकि यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, इस स्थिति में भाजक 8 है, इस चरण में भाजक 8 था, इसलिए 616 और 32 का एचसीएफ बराबर 8 होगा। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या भी 8 होगी, जिसमें दोनों आर्मी बैंड वाले भी और सेना की टुकड़ी के सदस्य भी मार्च कर सकते हैं। स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी 8। अब चौथा प्रश्न लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m जमा 1 के रूप का होता है। तो पीछे जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था उसमें धनात्मक पूर्णांक के बारे में पूछा था, वहाँ विषम पूर्णांक था, लेकिन यहाँ पर हमने दर्शाना है धनात्मक पूर्णांक, चाहे सम है विषम है कोई भी है, सभी हो सकते हैं, उस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग लेना है। वो किस रूप का होना चाहिए? 3m या 3m जमा 1 के रूप का। तो मान लेते हैं x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x और 3 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं तो x को हम लिखते हैं, क्योंकि b की जगह भाजक 3 है, यहाँ पर भागफल q आता है और शेषफल r आता है। अब r का मान 3 से कम होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, इसलिए शेषफल r के लिए सभी संभव मान 0, 1, 2 हो सकते हैं। r बराबर है 0, 1, 2, इसलिए x को हम लिखते हैं 3q जमा 0, 3q जमा 1 और 3q जमा 2। तो x तो इस रूप का होगा, x बराबर है 3q जमा 1 और 3q जमा 2। लेकिन हमसे पूछा गया है कि इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m जमा 1 के रूप का होगा, ये हमने दर्शाना है। तो अब इसमें हम x के भिन्न भिन्न मानों को लेते हैं और उनका वर्ग ज्ञात करते हैं। 3 स्थितियां बनेगी जब x 3q होगा, दूसरी स्थिति में 3q जमा 1, तीसरी स्थिति में 3q जमा 2, क्योंकि इसमें वर्ग पूछा है पूर्णांक का। पूर्णांक तो इस रूप का होगा, लेकिन पूर्णांक का वर्ग, इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप का होगा वो हमने दर्शाना है। तो जब x बराबर है 3q लेते हैं हम, तो x का वर्ग बराबर है 3q पूरे का वर्ग, x स्क्वायर बराबर है, ये बन जाएगा 3 का वर्ग 9q स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, लेकिन यहाँ 3q पूरे का वर्ग है तो 9q स्क्वायर। x स्क्वायर बराबर है, इसको लिखा जा सकता है 3 गुणा 3q स्क्वायर। x स्क्वायर या x स्क्वायर बराबर है 3 गुणा 3q स्क्वायर को हम अगर पुट कर दें m के बराबर, तो x स्क्वायर बराबर है 3m। तो आपने देखा कि x स्क्वायर मतलब इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का तो आ गया अभी, जो हमने दर्शाना था। अब स्थिति 2 में देखते हैं। दूसरी स्थिति में जब x बराबर है 3q जमा 1 होगा, दूसरी स्थिति जब x का मान 3q जमा 1 होगा, जब x बराबर है 3q जमा 1 तो x स्क्वायर बराबर है 3q जमा 1 पूरे का वर्ग। अब यहां पर हम सूत्र फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं हम 3q पूरे का वर्ग a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, मतलब 3q पूरे का वर्ग 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर। तो इसको लिखा जा सकता है 3q पूरे का वर्ग बन गया 9q स्क्वायर, 9q का वर्ग जमा 6q, इसकी गुणा करेंगे 2 गुणा 3q गुणा 1 6q जमा 1 का वर्ग होता है 1। तो इसको आप पहली 2 टर्म्स में से 3 कॉमन ले सकते हैं यहाँ भी, क्योंकि 3 से इन दोनों को भाग हो जाता है। जब हम 3 कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा 3q स्क्वायर जमा 2q, क्योंकि
तीन कॉमन ले लिया, तीन दोनों को गुणा करेगा तो यही प्राप्त होगा। फिर से 3 गुणा 3 क्यू स्क्वायर, 3 3 9 क्यू स्क्वायर और 3 गुणा 2 क्यू 6 क्यू जमा 1। तो हम इसको लिखते हैं 3 वैसे ही, और इस ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को लिखते हैं हम m जमा 1 अलग से रहने दिया। तो इसका जहां m जो है 3 क्यू स्क्वायर जमा 2 क्यू है, तो ये किस रूप का हो गया? 3m जमा 1 के रूप का। यही हमने दर्शाना था, क्योंकि पिछले पहली स्थिति में ये आया है 3m के रूप का, यह आ गया 3m जमा 1 के रूप का। अब तीसरी स्थिति, जब x का हम तीसरा मान लेते हैं 3q जमा 2, तो x का वर्ग होगा 3q जमा 2 पूरे का वर्ग बराबर है 3q पूरे का वर्ग जमा 2 गुणा 3q गुणा 2 जमा 2 का वर्ग, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगाया है। तो यह आप देख रहे हैं 9q स्क्वायर बन गया, प्लस इनकी गुणा करते हैं तो 12q जमा 2 का वर्ग 4। तो यहाँ लेकिन इसको हमने 3m या 3m के रूप में लिखना है, इसका वर्ग है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? देखो यहाँ 3 तो दोनों पहली 2 टर्म से तो कॉमन आ जाएगा, लेकिन तीसरी जो टर्म है उससे 3 कॉमन नहीं आएगा। तो हम इसको तोड़ देते हैं, 4 को लिखते हैं 3 जमा 1 अगले स्टेप में, तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। तो यहाँ आप देखेंगे पहली 3 टर्म्स में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 से तीनों को भाग हो जाता है। तो 3 जब कॉमन लेते हैं अंदर बचता है 3q स्क्वायर जमा 4q जमा 1, क्योंकि 3 गुणा 3q स्क्वायर 9q स्क्वायर, 3 गुणा 4q 12q, 3 गुणा 1 3। वैसे ही क्योंकि पूरी जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है 3 से इन सभी को गुणा करेंगे हम, जमा 1 अलग से बच जाता है। तो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं m, तो ये बन गया 3m जमा 1 के रूप का है। तो ये हमने दर्शाना था कि जो धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग 3m या 3m जमा 1 के रूप का होगा।